हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी। और लिमिट और कॉन्टिन्यूटी के अंदर सबसे पहले हम लोग लिमिट्स के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि लिमिट ही हमारा बेस है कॉन्टिन्यूटी के लिए। बेशक आप लोग इसकी एप्लीकेशन सीखना चाह रहे हैं लिमिट की, बट सबसे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसका बेसिक क्लियर कर दूं, व्हाट इज लिमिट। सेम हमारे पास डेरिवेटिव में मैंने आप लोग को क्वेश्चन कराया था, सपोज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। आप लोग किसी भी फंक्शन के लिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ग्राफ के लिए आप एक टेबल बनाते हैं और उस टेबल में आप एक्स और वाई की वैल्यूज फीड करते रहते हैं, और उस एक्स और वाई की वैल्यूज को फीड करने के बाद हम उसे ग्राफ बना देते हैं। मैं जस्ट एक ऐसे ही एग्जाम्पल ले रही हूँ, आप लोग देख रहे हो, ये हम लोगों के पास जस्ट लाइक पैराबोला होगा। अब हमारे पास कोई भी फंक्शन का किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट को सपोज फिक्स कर दिया गया, दिस इज पॉइंट ए, और हमें ये चेक करना है दिस पॉइंट इज द लिमिट पॉइंट ऑफ दिस फंक्शन और दिस ग्राफ। तो हम लोग क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर पॉइंट का एक लेफ्ट नेबरहुड कलेक्ट करते हैं और एक हम लोग राइट नेबरहुड कलेक्ट करते हैं। लेफ्ट का और राइट का, लेफ्ट और राइट का नेबरहुड लिया तो उसकी लेंथ बराबर होती है, तो इधर हम लोग बोलने लग जाते हैं ए प्लस एप्सिलॉन, और इस साइड हम लोग बोलने लग जाते हैं ए माइनस एप्सिलॉन। अब हम उस पर्टिकुलर पॉइंट के लेफ्ट और राइट नेबरहुड का, हम उस फंक्शन का, उस ग्राफ का बिहेव चेक करते हैं, और अगर लेफ्ट और राइट नेबरहुड में बिहेव सेम है, देन वी से दैट दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज द लिमिट पॉइंट ऑफ दैट पर्टिकुलर ग्राफ और दैट पर्टिकुलर फंक्शन। क्लियर बेटा? तो इस चीज को, अगर ये मैंने आप लोगों को थोड़ा ज्योमेट्रिकली मीनिंग बताया, और इसीलिए हम लोगों ने, आप लोग देखेंगे सिंबल लगा हुआ है एक्स अप्रोचेज, एरो लगाया जाता है। इस एरो को हम ऐसे रीड करते हैं, एक्स अप्रोचेज टू ए। ठीक है, एक्स अप्रोचेज टू ए का मतलब एक्स ए की तरफ रीच कर रहा है, क्योंकि हम लोगों को नेबरहुड लिया हमने, एक लेफ्ट नेबरहुड और एक राइट नेबरहुड। लेफ्ट नेबरहुड में और राइट नेबरहुड में हम लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट लिए होंगे। वो डिफरेंट पॉइंट हमारे पास वेरिएबल्स हैं, और अगर वेरिएबल्स हैं तो उनको हम लोग किससे अप्रोच करा देते हैं, एक्स से। अब एक्स ए की तरफ अप्रोच कर रहा है, मे बी ऑन फ्रॉम लेफ्ट साइड और मे बी ऑन फ्रॉम राइट साइड। वो अप्रोच कर रहा है, वो उस तक पहुंच नहीं रहा। इट मीन्स एक्स इज नेवर इक्वल टू ए, बट एक्स इज अप्रोचेज टू ए। और इसको जब तुम लोग रख देते हो, नेचुरली जो ग्राफिकल वैल्यूज निकल कर आती है वो वाई की वैल्यू अप्रोच करती है, और जब हमारे पास एक्स ए को अप्रोच कर रहा है तो एफ एक्स हमारे पास कोई वैल्यू देगा, दैट पर्टिकुलर वैल्यू इज नोन, उसको हमने सपोज एल से कह देते हैं। एल इसलिए क्योंकि अक्सर बुक में आप लोग देखोगे, आपकी बुक्स में एल सिंबल यूज किया होता है। देन दिस एल इज नोन एज लिमिट ऑफ द फंक्शन एफ एक्स। और मैथमेटिकली कैसे लिख देते हैं, लिमिट एल टी लिख देते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू एल वेयर एक्स अप्रोचेज टू। क्लियर है? ये हम लोगों के पास डेफिनेशन है एक्चुअल में लिमिट्स की, जो कि हम लोग न्यूमेरिकली करने से पहले आप लोगों को समझ आना चाहिए एक्चुअल में लिमिट होता क्या है। ये आप लोगों के पास ज्योमेट्रिकल मीनिंग रहा, ये आप लोगों के पास डेफिनेशन है। और अगर मैं इसे हम डेफिनेशन फॉर्म में वापस लिखना चाहूँ तो इसे ऐसे लिखा जाता है, एफ एक्स माइनस एल मॉड इज लेस देन एप्सिलॉन where x minus a mod less than delta, where delta is greater than 0, epsilon is greater than 0, and delta depends upon एप्सिलॉन। इसी हम डेफिनेशन को जब हम ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है, तो उस ग्राफिकल फॉर्म में, क्योंकि नेचुरली आप लोग देखो, मैंने अभी आपको इसीलिए बोला कि लेफ्ट नेबरहुड और राइट नेबरहुड की लेंथ सेम होगी, उसी लेंथ को आप लोगों ने पीछे मॉडुलस फंक्शन की डेफिनेशन जो देखी थी, उसी लेंथ के अकॉर्डिंग एक्स और ए का जो डिस्टेंस है, इसे एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा लिखने का मतलब एक्स का जितने भी नेबरिंग पॉइंट है उनका ए से डिस्टेंस डेल्टा से कम होगा, तो एफ एक्स का डिस्टेंस जब हम एल से लेंगे तो उसकी लेंथ किससे कम होगी, एप्सिलॉन से। ये चीज लेंथ के लिए बात कर रहे हैं, तो नेचुरली लेंथ के लिए जो पॉइंट्स होंगे वो हमेशा पॉजिटिव लेकर चलें। क्लियर है बेटा? इसी तरीके से हम लोग लिमिट, आप लोग देख रहे होंगे, लिमिट ऑफ ए फंक्शन इज ऑल्सो नोन एज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ ए फंक्शन।
क्लियर। तो रफ फॉर्म में मोटा मोटा सिर्फ ये याद रख सकते हैं, आपको एक फंक्शन भी दिया होगा, आपको वो पॉइंट भी दिया होगा जिस पे हमें लिमिट चेक करनी है, उसके लिए हम लोग अपना न्यूमेरिकल वैल्यू लगाकर और उसके अकॉर्डिंग हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर बेटा। नेक्स्ट आप लोगों के पास है लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। कोई खास डिफरेंस नहीं है लेफ्ट हैंड लिमिट में और राइट हैंड लिमिट में। लेफ्ट हैंड लिमिट में हम लोगों ने लेफ्ट की साइड से अप्रोच करना है और राइट हैंड लिमिट में हम लोग राइट की साइड से अप्रोच करेंगे। सिर्फ और सिर्फ लिखते हुए थोड़ा सा चेंज कर देंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट में वही हमें लिमिट कैलकुलेट करनी है किसी एफ एक्स फंक्शन की, एल टी लिखेंगे बेटा, और ऐसे लिखा जाता है एक्स अप्रोचेस टू ए और उसके ऊपर सुपरस्क्रिप्ट में एक माइनस का सिंबल डाल देते हैं ताकि हमें पता लगेगा एक्स ए की तरफ अप्रोच तो कर रहा है, बट कौन से नेबरहुड में से, लेफ्ट वाले नेबरहुड में से, यानी इस वाले नेबरहुड में होगा। क्लियर। तो जो भी वैल्यू निकल कर आएगी या जो भी आंसर निकल कर आएगा दैट इज नोन एज योर लेफ्ट हैंड लिमिट। सेम एज इट इज यू कैन कैलकुलेट राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट में भी मेरे को लग रहा है आपको क्लियर हो रहा होगा, वही फंक्शन एफ एक्स, उसकी हम लिमिट कैलकुलेट कर रहे हैं और ये हमारे पास जाता है एक्स अप्रोचेस टू ए और ए के ऊपर सबस्क्रिप्ट में सुपरस्क्रिप्ट में प्लस का सिंबल डाल देते हैं और जो भी वैल्यू आएगी दैट वैल्यू विल बी द लिमिट ऑफ द फंक्शन। और वो उस समय हमारे पास एक्स अप्रोच तो कर रहा है ए की तरफ से, बट कहाँ से, राइट नेबरहुड से, यानी इस वाले नेबरहुड से अप्रोच कर रहा है। इट मीन्स ये वाला नेबरहुड हमारे पास यूज नहीं होगा, ए माइनस एप्सिलॉन। ठीक है। सपोज करते हैं इससे हमने इस लिमिट की कोई वैल्यू आ गई L1 और इस लिमिट की कोई वैल्यू आ गई L2 और हमारे पास लिमिट तब एग्जिस्ट करती है जब L1 इज इक्वल टू L2। अगर अभी आप लोगों को ध्यान होगा मैंने आपको ऊपर ये बात बोली थी कि लेफ्ट और राइट नेबरहुड में बिहेव कैसा होना चाहिए, सेम। सेम बिहेव होगा तो हम लोग इसकी बात करेंगे सेम बिहेव होगा तो हम लोग कहते हैं लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो लेफ्ट लिमिट अगर हमारी L1 आती है, राइट लिमिट हमारी L2 आती है, दोनों की वैल्यू इक्वल होगी तो हम लोग बोलेंगे द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एग्जिस्ट और इट कैन बी इक्वल टू से L1 और L2, क्योंकि जब L1 L2 की वैल्यू बराबर है तो वो कुछ भी हो सकता है। क्लियर। ठीक है। चलिए नेक्स्ट डेफिनेशन शुरू करते हैं। लिमिट फंक्शन की हमारे पास कब एग्जिस्ट नहीं करती या कब फेल नहीं होती। लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट ना करे और राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट ना करे, दोनों में से कोई भी अगर हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करती देन वी विल से द लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। हमें लिमिट के लिए दोनों की दोनों वैल्यूज एग्जिस्ट करना और दोनों की दोनों वैल्यू सेम होना जरूरी। क्लियर। पर चांस लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करती है, राइट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट करती है, बट वो आपस में इक्वल नहीं है, उस केस में भी हम लोग बोलेंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर। यही दो केस एक फेलियर के बनेंगे हमारे पास, या तो दोनों में से कोई एक वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती या वो एग्जिस्ट तो करती हैं बट वो आपस में इक्वल नहीं है, देन वी विल से दैट लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर। नाउ वी हैव द सम प्रॉपर्टीज, सम बेसिक रूल्स आप लोगों के लिए कि किस तरीके से अप्लाई किया जाएगा। जैसे डेरिवेटिव में चैप्टर में पढ़ते थे प्लस सिंबल के साथ डेरिवेटिव अलग हो जाता है, इसी तरह से अगर हम दो फंक्शंस की लिमिट कैलकुलेट कर रहे हैं तो दोनों फंक्शंस की सेपरेट लिमिट भी कैलकुलेट की जा सकती है, वो भी हमारे पास सेम रिजल्ट देगा। नेचुरली अगर हम प्लस की बात कर रहे हैं तो हम लोग माइनस की बात भी कर सकते हैं, यानी डिफरेंस ऑफ द फंक्शन। हम लोग मल्टीप्लाई की बात भी कर सकते हैं, ध्यान से रखिएगा बेटा। f इंटू जी, अगर हमें मल्टीप्लाई वाले फंक्शंस की किसी की लिमिट कैलकुलेट करनी है देन यू कैन फाइंड द लिमिट ऑफ f इंटू लिमिट ऑफ जी। नेक्स्ट ये बहुत ध्यान से रखने वाला और सीखने वाला है आप लोगों के लिए कि डिवीजन में भी हम फंक्शन की लिमिट को सेपरेट कर सकते हैं, बट ध्यान रखिएगा जो डिनोमिनेटर की लिमिट है वो नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए। वाई नॉट इक्वल टू 0? क्योंकि आप लोगों को पता है डिनोमिनेटर का 0 तो डिफाइंड नहीं होता रियल नंबर सिस्टम में। आप लोगों को मैंने पहले भी बात की थी, हम रियल नंबर सिस्टम में सारे कंसेप्ट रीड कर रहे हैं तो रियल नंबर सिस्टम में ही हम लोग इसकी बात करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट फार्मूला,
लिमिट ऑफ 1/fx ये भी एग्जिस्ट करेगी, बट प्रोवाइडेड जो fx है वो हमारे पास नॉट इक्वल टू 0। सेम कंसेप्ट के साथ कि डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता क्योंकि डिनोमिनेटर का 0 अनडिफाइंड होता है। एक वेरी यूजफुल फार्मूला, वैसे आप लोगों ने +1 में पढ़ा होगा इसे, हम लोग इसे बाइनोमियल की हेल्प से प्रूव करते हैं। ठीक है, मैं आप लोगों को इस यहाँ बाइनोमियल नहीं कराने लगी हूँ, बट क्योंकि बाइनोमियल में जाओगे तो बहुत डिटेल में जाएगा। यहाँ पर शॉर्टकट से आप लोग थोड़ा सा याद कर सकते हो, बट थोड़ा सा जिन लोगों को +1 का बाइनोमियल याद होगा तो वो तो वहाँ से कंसीडर कर सकते हो। जिन लोगों को +1 का बाइनोमियल याद नहीं है तो आप इसे एक डायरेक्ट फार्मूले की फॉर्म में भी ध्यान रख सकते हैं। x raised to the power n minus a raised to the power n by x minus a। अगर आप लोगों के पास है तो ऐसे क्वेश्चन की जब हम लिमिट कैलकुलेट करते हैं तो कोई भी फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा हम लोग उसे ऐसा दे सकते हैं n a raised to the power n minus 1। ठीक है, तो वैसे ये है नहीं, बट तुक्के की तरह से हम लोग इसे याद कर सकते हैं, जस्ट लाइक हम लोगों ने a का डेरिवेटिव ले दिया विद रिस्पेक्ट टू n। ठीक है, बट ये आया कैसे, थोड़ा सा आप लोगों को n पावर तो नहीं खोलनी आएगी शायद, क्योंकि अगर आपको बाइनोमियल ध्यान नहीं है तो मैं आप लोगों को ऐसे लेती हूँ x क्यूब माइनस a क्यूब अपॉन x माइनस a। सिमेट्रिकल टर्म है, x अप्रोचेज टू a है। आप लोग देखते हो अगर a यहाँ फीड कर देते तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। इट मीन्स लिमिट a के ऊपर डिफाइंड नहीं है। कुछ करें हम लोग, देखो क्या करते हैं, मैंने यहाँ क्यूब इसलिए लिया क्योंकि क्यूब तक के फार्मूले आप सबको आते हैं। a क्यूब माइनस बी क्यूब तो क्या रहेगा, a माइनस बी, अंदर आएगा आप लोगों के पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बाय एक्स माइनस ए। फार्मूला लिखते लिखते मैं फार्मूला ही लिख दिया, बट आप लोगों को पता है ए और बी की टर्म के लिए हम लोगों के पास फार्मूलों को प्रॉपर फॉर्म में लिख देते हैं। एक्स माइनस ए, दिस इज योर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स ए बाय एक्स माइनस ए। हम लोग देखते हैं एक्स माइनस ए कैंसल, ए का सब्स्टिट्यूशन करते हैं। जहाँ भी आपके पास ऐसी कंडीशन तैयार हो गई कि हमारे पास केस ऑफ फेलियर खत्म हो गया, और आप लोगों को बता दिया गया केस ऑफ फेलियर रियल नंबर सिस्टम में दो ही कुछ सिचुएशन होती हैं, डिनोमिनेटर का 0 या अंडर रूट का नेगेटिव। क्लियर, तो अब ये दो सिचुएशन अवॉइड करते हुए देखो यहाँ दोनों सिचुएशन प्रेजेंट नहीं है। एक्स की वैल्यू ए रखते हैं तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो कितना हो गया आप लोगों के पास 3a स्क्वायर। ये वो चीज़ है जो मैंने फार्मूले से कराई या बाइनोमियल से कराई, बट अगर आप लोग इसे फार्मूले से देखेंगे तो ये लगभग ऐसा नहीं हो गया, a क्यूब का डेरिवेटिव जैसा ले लिया हम लोगों ने। ये सिर्फ एक शॉर्टकट की तरीके से आपको याद करने के लिए है, 3a स्क्वायर। क्लियर, ठीक है, तो सेम एज इट इज, ये ध्यान रखिएगा सिमेट्रिकल टर्म होनी चाहिए। क्यूब में मैंने आपको इसलिए एग्जांपल लिया क्योंकि क्यूब तक के फार्मूले तो हम सबको बड़े इजीली याद है। तो इसी तरह से अगर आप लोगों के पास 5 पावर होगी, सपोज 5 पावर होती x रेज टू द पावर 5 माइनस a रेज टू द पावर 5, ध्यान रखिएगा बच्चा, सिमेट्रिकल टर्म होनी चाहिए। उसी तरह से आप लोगों के पास लिमिट जानी चाहिए, तभी हम लोग इसे अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं अप्लाई करते। देन आंसर विल बी 5 a raised to the power 4। क्लियर, चलो अब हम एक एक करके क्वेश्चन शुरू करते हैं। ये मेथड्स मैं आपको यहाँ नहीं कराने वाली हूँ क्योंकि अदरवाइज ये आपके लिए क्रैमिंग हो जाएगी। मैं सोचती हूँ आप लोग न्यूमेरिकल करते जाइए और न्यूमेरिकल में एक एक मेथड का नाम नोट करते रहना बेटा। 100% क्वेश्चन में जब लिमिट के क्वेश्चन आते हैं आप लोगों को तो मेथड कभी भी मेंशन नहीं होता। मेथड्स को फिंगर्स पे ध्यान रखिए कि कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन में तो आपके पास वही मेथड यूज होगा जो आप कर पाओगे या जो वहाँ एप्लीकेबल होगा। हर मेथड हर क्वेश्चन पे एप्लीकेबल नहीं होता, बट ये श्योर है अगर किसी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन पे आपके मोर देन 2 मेथड्स यूज हो रहे हैं तो आंसर सेम आएगा, आंसर डिफरेंट नहीं आएगा। वेरी फर्स्ट मेथड जो मैं आपको करा रही हूँ, ध्यान रखिएगा बच्चा, 100% केसेस में आप लोगों के पास मेथड मेंशन नहीं होता। आपको सिंपल लिखा होगा फाइंड लिमिट, या तो आपको फाइंड करने को बोल देगा या आपको इवेल्युएट करने को बोल देगा। ठीक है,
तो एक एक मेथड करके सीखते हैं। वेरी फर्स्ट आप लोगों के पास है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन का क्या मतलब समझते हैं आप लोग, कि हम डायरेक्ट अपनी वैल्यू फीड कर देते हैं। और अभी मैंने आपको बोला वो क्वेश्चन जिसका डिनोमिनेटर 0 बन रहा है या अंडर रूट के अंदर नेगेटिव बन रहा है, उस सिचुएशन को छोड़कर आप कहीं भी कोई भी वैल्यू को डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन में ले सकते हैं। एग्जाम्पल आप लोगों के सामने है 1 + x स्क्वायर अप टू सोन x रेज टू द पावर 10, लिमिट गोज फ्रॉम x रनिंग फ्रॉम माइनस। अब आप देखिए बेटा, यहाँ पर दोनों ही सिचुएशन नहीं है, डिनोमिनेटर का 0 भी नहीं है, अंडर रूट का नेगेटिव भी नहीं है। तो ऐसे केस में हम जस्ट वैल्यू को फीड कर देंगे और फीड करके जो हमारा आंसर होगा उस आंसर को हम कैलकुलेट करेंगे। चलो देखिए 1 फिर -1 फिर +1 और अप टू सोन फिर से प्लस। अगर आप लोग देख रहे हो मैं आपको पूरा नहीं सॉल्व करके दे रही हूँ क्योंकि बीच में डैश डाल लिया हम लोगों ने। आप 1 से लेकर x रेज टू द पावर 10 तक जाएंगे तो आपके पास कितनी टर्म्स होंगी, 11 टर्म्स होंगी। और अब इसको अगर हम सेपरेट कर दें, 11 में एक टर्म को रोक लेते हैं, बाकी हमारी 10 टर्म्स में 5 टर्म्स की होंगी हमारे पास नेगेटिव की और 5 टर्म्स होंगी हमारे पास पॉजिटिव। क्लियर है ये बात तो आप लोगों को? तो 5 नेगेटिव 1 मिलके 5 पॉजिटिव 1 के साथ कैंसल, तो ओवरऑल आंसर हमारे पास क्या आ गया, 1। दैट इज द आंसर, दैट इज द लिमिट ऑफ गिवन क्वेश्चन। क्लियर है? दिस इज नोन एज योर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड। इस डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड में आप सिर्फ क्वेश्चन को देखिए, स्टेटमेंट चेक करिए, कोई फेलियर की कंडीशन बनती है तो उस हम फेलियर की कंडीशन को अबॉलिश करेंगे कोई ना कोई मेथड लगाकर। कुछ आपको सब्स्टिट्यूशन करनी है, कुछ ऊपर से नीचे से फैक्टराइज करके कैंसिल करना है या रैशनलाइज करना है। बट अगर आप लोगों के पास फेलियर की सिचुएशन नहीं है तो आप लोग सिंपल फीड करेंगे और अपना आंसर कैलकुलेट करेंगे। क्लियर है बेटा? सेकेंड मेथड इज नोन एज योर फैक्टर मेथड। ध्यान रखिएगा बेटा, फैक्टर मेथड, एक तरह से मैं इसे सेकंड कह रही हूँ, आप इसे अपना थर्ड मेथड भी कह सकते हैं। फर्स्ट तो वो जो बाइनोमियल वाला स्टैंडर्ड हमने फार्मूलाज की कैटेगरी में सीख लिया। सेकंड आप लोगों के पास सब्स्टिट्यूशन, और अब इसे थर्ड में, इसे थर्ड की कैटेगरी देती हूँ। थर्ड मेथड आप लोगों के पास है, इसे हम लोग 1 नहीं देते, इसे हम 2 दे देते हैं क्योंकि फर्स्ट तो हम लोग ऊपर सीख चुके हैं बाइनोमियल में। फिर आपको ईजी ध्यान रहेगा, दिस इज नोन एज योर फर्स्ट मेथड। ठीक है, तो इजी हो जाएगा। थर्ड इज योर फैक्टर मेथड। यहाँ भी आप लोगों को मेंशन नहीं होगा बट क्वेश्चन देख के आपको आइडिया लगेगा कि फैक्टर मेथड कैसे लगता है। x अप्रोचेज टू 3 x³ -27 बाय x -3। चलो करते हैं इसको। रखिए x की वैल्यू 3, अगर 3 रखते हैं तो आप लोग देखते हो डिनोमिनेटर में 0 है, यहाँ तो न्यूमिनेटर में भी 0 आ रहा है, तो ये 0/0 का केस हो गया और जिसे हम लोग इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बोलते हैं। इनडिटर्मिनेंट फॉर्म भी वही होता है जिसके अंदर हमारे पास लिमिट डिफाइंड नहीं आती। अब हम यहाँ पर कुछ करते हैं ताकि ये फेलियर की कंडीशन हमारी सॉल्व हो जाए। फेलियर की कंडीशन सॉल्व होगी तो फिर हम कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, आप बड़े आराम से देख रहे हो, ऊपर a³ - b³ का पैटर्न से फार्मूला लग रहा है। क्या मैं इसे x³ - 3³ बाय x -3 लिख सकती हूँ? ठीक है, इसी की सिचुएशन, इसी के टर्म की वजह से हमारे पास फेलियर की सिचुएशन है, तो हमें इस टर्म को कैंसिल करना है। कैसे करना है ये आप लोगों को खुद थोड़ा सा क्वेश्चन में जज करना पड़ेगा। फिलहाल यहाँ फैक्टर मेथड लग रहा है, तो ये क्या हो गया, a - b, फार्मूला मैंने अभी आपको पढ़ा था, a² + b² + a बाय x -3। इस तरह के क्वेश्चंस को जो 0/0 फॉर्म है उनको सॉल्व करने का एक पैटर्न और होता है जिसे हम लोग बोलते हैं एल हॉस्पिटल रूल। वो आगे सीखेंगे, फिलहाल आप इससे फैक्टर मेथड को सॉल्व करेंगे। देखिए अब आपका सब्स्टिट्यूशन लगाकर हमारे पास केस ऑफ फेलियर की कंडीशन खत्म हो गई। अब हम सब्स्टिट्यूशन कर देंगे और ध्यान रखिएगा बेटा, ये चीज़ पॉइंट मैं पहले नहीं बताया आपको बट अब ध्यान रखिए, जब भी हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो लिमिट सिंबल स्किप हो जाएगा। लिमिट सिंबल तब तक साथ चलता रहेगा जब तक कि हमने वैल्यू फीड नहीं की। जब हम वैल्यू फीड कर देंगे
तब हम अपने लिमिट सिंबल को यहाँ से हटा लेंगे। x की वैल्यू 3 रखिए, 9 + 9 + 9 by 1, yes, and answer will be 27। इस तरीके से आपका आंसर कितना हो गया, 27। क्लियर? ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों ने 3 मेथड सीख चुके हो। एक मेथड वो जिसके अंदर आप लोगों ने बाइनोमियल वाला फार्मूला सीखा, सेकंड मेथड वो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड, थर्ड इज योर फैक्टर मेथड। फैक्टर मेथड का मैं एक क्वेश्चन यहाँ आपको और कराना चाह रही हूँ। ये देखिए, अभी तक हमने क्यूबिक का किया था, मैं पहले भी आपको बोलते आई हूँ क्यूबिक के तक तो हम बड़े आराम से फैक्टर कर सकते हैं, क्योंकि क्यूबिक वाले क्वेश्चन के फैक्टर हमने सीखे हैं। ये आप लोगों के पास वही फैक्टर मेथड है, बट हम लोगों को इसे सॉल्व कैसे किया जाएगा ये नहीं पता लग रहा, क्योंकि हम लोग देखते हैं इक्वेशन बहुत बड़ी बड़ी है, 6 पावर वाली है। x6 - 5x + 4 by x³ - 2x + 1 लिमिट x अप्रोचेज टू 1। अगर हम इसे x अप्रोचेज टू 1 जा रहे हैं तो देखो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी। डिनोमिनेटर को सॉल्व करते हैं रफ में, 1 - 2 + 1 कितनी आ गया, 0। इट मीन्स डिनोमिनेटर में हमारे पास 0 आ गया। 0 आ गया तो इट मीन्स हम ये सॉल्व नहीं कर सकते, ऑब्वियस है। फैक्टर करके देखिए, अगर फैक्टर बन जाते हैं तो ठीक है, नहीं बन रहे हैं फिर हम कुछ और सोचते हैं। बट अगर आप लोगों को पता लग रहा है किसी एक पॉलिनोमियल टर्म में x को 1 रखकर 0 आ रहा है, इट मीन्स x = 1, उसकी क्या हो गई, 0 हो गई। 0 या रफ फॉर्म में आप उसे इसका रूट भी बोल सकते हैं, ठीक है। इट मीन्स x - 1 उसका क्या बन गया, फैक्टर। ये बात क्लियर हुई? ये तो मैं दोबारा रिपीट करती हूँ, किसी भी पॉलिनोमियल में हमने कोई वैल्यू फीड की और वो उसे 0 बना देता है तो वो पर्टिकुलर वैल्यू उसकी 0 बोली जाती है, और x - 1 आप लोगों के लिए क्या हो गया, उसका फैक्टर हो गया। तो अगर आप लोग देख रहे हो स्कूल लेवल में आप लोग डिवीजन सीख के हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड x - 1 से डिवाइड करने का, मुझे लगता है ये तो आपको आता होगा, मुझे ये रिपीट करने की जरूरत नहीं है। और अगर हम लोगों के पास इसके फैक्टर हो गए तो सेम ऊपर वाली टर्म भी और नीचे वाली भी, नीचे तो हमारी इजीली हो जाएगी क्योंकि वो ऑलरेडी क्यूबिक में है। तो आप लोग इसे डिवाइड करेंगे तो वापस यहाँ आ जाओ, यहाँ पर यहीं से लेती हूँ आप लोगों के लिए, मुझे लग रहा है ये आपको यहीं से क्लियर हो जाएगा। अगर आप लोगों ने इसे फैक्टर बना दिए तो ये आप समझ सकते हो, फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हम लोगों को फैक्टर डिवीजन मिल जाते हैं किसी भी पॉलिनोमियल के लिए। मैं पेन ले लेती हूँ, पेन का कलर चेंज करना चाह रही थी ताकि आपको पता लग जाए कि हम लोग कैसे सॉल्व कर रहे हैं। हाँ जी बेटा, देखिए यहाँ पर ये आप लोगों ने फैक्टर कर दिए और फैक्टर्स को मल्टीप्लाई किया। अभी जो टर्म थी x - 1 ये हमारी कैंसिल हुई, क्योंकि ये हम लोगों को कैंसिल करके वैनिश कर रहा था, डिनोमिनेटर का 0 आ रहा था। और जब वेनिशिंग टर्म यानी फेलियर वाली टर्म से खत्म होगी उसके बाद तो पता ही है, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड में आप x की वैल्यू को 1 रखते जाएंगे एंड आंसर विल बी 1। तो इस क्वेश्चन में मेन आपने एक ये चीज़ नहीं सीखी कि अगर आपके पास लॉन्ग पावर्स है, बड़ी पावर्स हैं, उसे भी आप सॉल्व करना चाह रहे हैं तो उसका एक फैक्टर फाइंड कीजिए, लॉन्ग डिवीजन मेथड से उसे डिवाइड करेंगे और उसके बाद हम लोगों के पास उसका आंसर निकल जाएगा। क्लियर है? चलिए, इतने मेथड्स आप रिवाइज करिए। नेक्स्ट मेथड आप लोगों के पास आएगा। नेक्स्ट मेथड हमारा कौन सा बना, काउंट के फॉर्म में? फोर्थ मेथड। यस, दिस फोर्थ मेथड इज योर फैक्टराइजेशन मेथड। हाँ, गलत बोली, दिस इज योर रैशनलाइजेशन मेथड। रैशनलाइजेशन, अभी आप लोग इसे रिवाइज करिए 3 मेथड्स को, उसके बाद एक साथ नहीं करेंगे सारे। रैशनलाइजिंग मेथड भी अपना भी कंसेप्ट रहता है और इसी मेथड के बेस पर आप लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अभी आपके पास जितने क्वेश्चन है इन्हीं की प्रैक्टिस करिए। कोई दिक्कत आती है तो आप मुझसे डाउट ले सकते हो इसका, और अदरवाइज आप लोग उसकी प्रैक्टिस करिए। बाकी क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।